1 2 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट है if the algebraic sum of the moments of if the algebraic sum of the moments of all the coplanar forces acting on a rigid body about three non-collinear points be separately zero, then the body will be in equilibrium. देखिए सबसे पहले इस थ्योरम में आपको एक शब्द दिया गया है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर स्थित होते हैं। अगर एक ही लाइन पे पॉइंट्स नहीं हैं तो उनको आप कोलिनियर नॉन कोलिनियर कहेंगे, और अगर एक लाइन पे है तो उसको कोलिनियर कहेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है नॉन कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स स्थित नहीं है। जब तीन पॉइंट हो, तीनों एक ही जगह स्थित ना हो, तो आप देख सकते हैं उससे हमेशा जो डायग्राम बनता है वो एक ट्रायंगल का होता है। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। कोलिनियर होते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, नॉन कोलिनियर होते हैं तो उस केस में आपको इस तरीके से ट्रायंगल मिलता है। अब हम करेंगे क्या, यहीं से एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक वाई एक्सिस बनाएंगे। दिस इज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन 0 है। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, इसको कैपिटल ए मान रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है a,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है b, c। क्योंकि ये x एक्सिस पे स्थित है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, इसकी है b, c 0 0, ये a,0। अब आपसे कहा है if the algebraic sum of the moments of all coplanar forces, मान लीजिए इस सिस्टम के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं, और उन फोर्सेस का नाम ले रहे हैं हम F1, F2, F3 डैश 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 F। ठीक, इसके अबाउट मूवमेंट G1, इसका इसके अबाउट मूवमेंट G2, इसका इसके अबाउट मूवमेंट G3, इसका इसके अबाउट मूवमेंट Gn। उन सबका अलजेब्राइक सम इसके अबाउट है G1। इसका जो मूवमेंट है इसके अबाउट, इसका मूवमेंट इसके अबाउट, इसका मूवमेंट इसके अबाउट, इसका मूवमेंट इसके अबाउट, उसका जो अलजेब्राइक सम है वो है G2। इसका मूवमेंट इसके अबाउट, इसका मूवमेंट इसके अबाउट, इसका मूवमेंट इसके अबाउट, इसका मूवमेंट इसके अबाउट, उसका जो अलजेब्राइक सम है वो है G3। कह रहा है if the algebraic sum of the moments of all the coplanar forces, इन सारे कोप्लेनर फोर्सेस का जो इसके अबाउट मूवमेंट था उसका अलजेब्राइक सम G1, इन सारे कोप्लेनर फोर्सेस का इसके अबाउट जो मूवमेंट था उसका अलजेब्राइक सम G2, इन सारे फोर्सेस का इसके अबाउट जो मूवमेंट था उसका अलजेब्राइक सम G3। कह रहा है आप सेपरेटली 0, मतलब G1 भी 0 है, G2 भी 0 है, G3 भी 0 है, तो आपको दिखाना था कि बॉडी हमारी किसमें होगी इक्विलिब्रियम में होगी। कल आपको एक थ्योरम बताया गया था, कहा गया था अगर बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके लिए कैपिटल X, कैपिटल Y और G तीनों के तीनों किसके बराबर होते हैं 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, कैपिटल X, कैपिटल Y एंड G दीज आर ऑल इक्वल टू 0। तो अगर हम किसी तरह से ये प्रूफ कर दें एनी हाउ कि कैपिटल X भी 0 है, कैपिटल Y भी 0 है और तो ओरिजिन के अबाउट जो मूवमेंट है वो भी 0 है, तो उस केस में हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। अब बात ये आती है कि इस चीज को किया कैसे जाए। ठीक है, हमेशा हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन के अबाउट जो मूवमेंट होता है उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट को G से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट को G से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट G1 है तो ये बात एकदम क्लियर है कि G1 किसके बराबर होगा G2। ओरिजिन के अबाउट
मूवमेंट को g से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये g1 है तो क्लियरली g1 किसके बराबर होगा, g। ये पहली बात होगी। कल आपको एक एक्सप्रेशन बताया गया था, कहा गया था कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होता है g डैश, वो ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट के माइनस x y जाई थीटा, ऐसे और ऐसे लिखा था, माइनस जाई y प्लस थीटा x। ठीक है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने लिखा है, g डैश इज इक्वल टू g माइनस जाई y प्लस थीटा x। अब देखिए g1 इज इक्वल टू g माइनस जाई y प्लस थीटा x, ये होता है मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, ये होता है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, और ये दोनों हमारे पॉइंट्स हैं। अब इसी के वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले g1 की वैल्यू निकालेंगे, तो आप देखेंगे g माइनस जाई और बीटा दोनों की वैल्यू 0 0 y प्लस 0 x, तो क्लियरली आपको मिलेगा g1 इज इक्वल टू g, जो कि पहले मैं आपको ऊपर बता ही रही थी। ठीक है, दूसरा निकालेंगे g2 इज इक्वल टू, तो मिलेगा g माइनस जाई की जगह a y प्लस थीटा की जगह 0 इंटू x, कुल मिलाकर के आपको मिलेगा g2 इज इक्वल टू g माइनस a y। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। थर्ड g3 निकालेंगे, g3 इज इक्वल टू g माइनस जाई और थीटा, जाई और थीटा, जाई की वैल्यू है b y, थीटा की जगह c x, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा काम है इसी को सॉल्व करना। चलिए इसको बारी बारी से सॉल्व किया जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, g की जगह g1 रख देंगे, या यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि ये वैल्यूज आपकी सेपरेटली 0 है, g1 g2 g3 क्या है, सेपरेटली 0। तो सिंस g1 is equal to 0, this implies that g is equal to 0। g1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब g भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। फिर देखिए जैसे ही g की जगह यहाँ 0 रखेंगे और g2 की जगह 0 रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 को देखिए, g2 की जगह 0 इज इक्वल टू g की जगह 0 माइनस a इंटू वाई। आपको पता है कि a इंटू वाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा, a 0 हो नहीं सकता, तो कुल मिलाकर के y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक, अब इसी चीज को हम एप्लीकेशन करेंगे इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 की बात करें तो g3 की वैल्यू 0, g की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 प्लस c इंटू एक्स, जो मिलेगा c इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। c कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू 0। सवाल ये होता है c कभी 0 के बराबर क्यों नहीं होगा। अगर c 0 के बराबर हो गया तो ये पॉइंट घिसक के इसी लाइन पे आ जाएगा, और जैसे ये पॉइंट घिसक के इस लाइन पे आ जाएगा, पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। c अगर 0 हो गया तो ये पॉइंट घिसक के यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। इसलिए कभी भी b और c का मान 0 नहीं होगा। हमने देखा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और g इज इक्वल टू 0। x y g तीनों 0 के बराबर है, इसका मतलब सिस्टम हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लिखिए इस चीज को, लिखिए प्रूफ लिखिए। let us consider a system of n coplanar forces. Let us consider a system of n coplanar forces F1, F2, F3 dash 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 Fn
dash 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 Fn acting on a rigid body, acting on a rigid body such that the movement such that the algebraic sum of the movements of these coplanar forces about the point capital O ब्रैकेट में 0, 0 कैपिटल O ब्रैकेट में 0, 0 कॉमा कैपिटल A ब्रैकेट में A, 0 एंड कैपिटल B ब्रैकेट में B, C R G1, G2, G3 respectively. G1, G2, G3 respectively. G1, G2, G3 respectively. नीचे से लिखिए where O ब्रैकेट में 0, 0 where O ब्रैकेट में 0, 0 कॉमा कैपिटल A ब्रैकेट में A, 0 कैपिटल A ब्रैकेट में A, 0 एंड कैपिटल B ब्रैकेट में B, C कैपिटल B ब्रैकेट में B, C are 3 non-collinear points. Are 3 non-collinear points. Are 3 non-collinear points. Full stop. लाइन चेंज करके लिखिए let कैपिटल X, कैपिटल Y let कैपिटल X, कैपिटल Y are the algebraic sum of the components of coplanar forces along OX and OY axis such that G be the movement of system of coplanar forces about the origin then it is given that the algebraic sum of the movement of system of coplanar forces then it is given that the algebraic sum of the movement of system of coplanar forces about
these three non-collinear points are separately zero, that is ये g1 is equal to 0, g2 is equal to 0, g3 is equal to 0, that is g1 is equal to 0, g2 is equal to 0, g3 is equal to 0. Just then we have to prove that the system is in equilibrium. Then we have to prove that the system is in equilibrium. Then we have to prove that the system is in equilibrium. Then we have to prove that the system is in equilibrium. नीचे से लिखिए. Since we know that if G dash be the movement about the point q xi comma eta, about the point q bracket में xi comma eta, q bracket में xi comma eta and g be the movement about the origin, then ये इक्वेशन लिखिए, ये वाला इसको डालिए इक्वेशन नंबर ये वाला फर्स्ट. नीचे से लिखिए hence the algebraic sum of the movements about three non-collinear points is given by ये लिखिए और ये लिखिए 1 2 3 4 5 ये लिखिए. हो गया. नीचे से लिखिए सिंस ये लाइन ये यहाँ तक लिखना है. ये सब लाइन लीजिए और डायग्राम करिए. उतारिए अपना. उतारिए. हो गया भाई. नीचे से लिखिए क्लियर
clearly capital X is equal to 0, comma capital Y is equal to 0, comma capital G is equal to 0. Clearly capital X is equal to 0, comma capital Y is equal to 0, comma capital G is equal to 0. Capital G is equal to 0. नीचे से लिखिए that is the algebraic sum of the resolved part of all the forces about three non-collinear points, फिर से देखिएगा, that is the algebraic sum of the resolved part of the forces about 3 काट दीजिए, about two mutual perpendicular axes are separately zero together with the moment G. Hence the body is in equilibrium. डायग्राम बना लीजिएगा, नहीं बनाओ तो बेटा। हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, द मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस ब्रैकेट में लिखिए नॉट इन इक्विलिब्रियम। द मूवमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस ब्रैकेट में नॉट इन इक्विलिब्रियम ब्रैकेट बंद, acting on a rigid body in one plane about three collinear points capital A, capital B, capital C, capital A, capital B, capital C in the plane are G1, G2, G3, then prove that G1 into BC plus G2 into CA plus G3 into AB is equal to 0. Then prove that G1 into BC plus G2 into CA plus G3 into AB is equal to 0. ठीक है, देखिए पहले तो क्या उसमें कह रहा है, एक चीज आपसे कही हुई है कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन इक्विलिब्रियम होने का मतलब आपको पता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता है तो उस रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी एन को प्लेन
उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। दैट इज अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल आर। आगे देखिए, एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इन वन प्लेन अबाउट 3 कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब इस केस में जो पॉइंट्स आपके लिए गए हैं दैट आर ऑल कोलिनियर पॉइंट्स। मान ले रहे हैं एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। ये तीनों एक ही रेखा पे स्थित है, मतलब ये तीनों कैसे पॉइंट्स हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अब हम क्या स्मार्ट ट्रिक सिखाएंगे, यहीं से हम इसको हम ओरिजिन मान लेंगे, इस डिस्टेंस को a मान लेंगे और इस डिस्टेंस को हम b मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा a + b, 0। ठीक, ये सारी डिस्टेंस ऐसे मेजर की जाएगी इससे दूरी पर प्लस x एक्सिस की दिशा में, और ये हमारा y एक्सिस। क्या कह रहा है, यहाँ कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पे n को प्लेनर फोर्सेस लग रहा है। आपको बताया कि कुछ ना दिया हो तब भी आप n ही मानते हैं, और इस सिस्टम को डिनोट करते हैं F1, F2, F3 डैश 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 Fn से। मतलब पहला शब्द है मूवमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। n सिस्टम ऑफ प्लेनर फोर्सेस है, F1, F2, F3 डैश 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 Fn। उनके मूवमेंट की बात कर रहा है अबाउट 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो मान लीजिए हैं इसके अबाउट जो मूवमेंट होगा वो है हमारा G1, इसके अबाउट जो मूवमेंट है वो है G2, इसके अबाउट जो मूवमेंट है वो है G3। ठीक, एक कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर n को प्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। इन फोर्सेस का इसके अबाउट जो मूवमेंट है उसका अलजेब्राइक सम है G1, इन फोर्सेस का इसके अबाउट जो मूवमेंट है उसका अलजेब्राइक सम है G2, इन सारे फोर्सेस का इसके अबाउट जो मूवमेंट है उसका अलजेब्राइक सम है G3। ये हमने लिख दिया। आगे कह रहा है, देखिए सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आपको पता है कि आपको एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स मिलता है दैट इज कैपिटल आर, है ना। अब हम इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, तो एक होता है ये x, दूसरा होता है ये y। आपको पता है x बराबर, अगर ये एंगल थीटा हो तो r cos थीटा, और y बराबर r sin थीटा। सोच रहे होंगे आपने कहाँ से निकाला, आपने पढ़ा था tan थीटा = y x, यहीं से हमने इस्तेमाल करके इस चीज को निकाला है। tan थीटा = y x, तो sin थीटा लिखते थे y r, cos थीटा लिखते थे x r, जिससे हमने लिखा x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। यहाँ तक आपको दिखा, एक सिस्टम था उसमें n को प्लेनर फोर्सेस लग रहे थे दैट इज F1, F2, F3 डैश 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 Fn। हमसे कहा एक प्लेन, ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन एक प्लेन है, एक प्लेन में 3 कोलिनियर पॉइंट्स लीजिए, 3 कोलिनियर पॉइंट्स है A B C, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हमने ले लिया A B C। तो कह रहा है इन सबका इसके अबाउट जो मूवमेंट होगा उसका सम G1 है, इसका इन सब के अबाउट जो मूवमेंट होगा उसका सम G2 है, इसका इन सब के अबाउट जो मूवमेंट होगा उसका सम G3 है। और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स R में रिड्यूस हो जाएगा, दो कंपोनेंट होंगे x और y, जिससे हमने ये लिख दिया। तो आपसे कह रहा है कि हमको ये सिद्ध करके लिखो। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, आपको देखा होगा G1, G2, G3 की वैल्यू निकालेंगे। G1, G2, G3 की वैल्यू निकाली जाए। आपको फॉर्मूला बता दें, G डैश = G माइनस x लिखते थे, y लिखते थे, y लिखते थे, थीटा लिखते थे, प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई करते थे, इसका करते थे, तो आता है जाई y प्लस थीटा x। जहाँ ये किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होता है, मूवमेंट अबाउट जाई कॉमा थीटा, और ये ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट होता है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, इसको याद कर लीजिए, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ये किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट होता है और ये हमेशा ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट होता है। G डैश मूवमेंट अबाउट जाई कॉमा थीटा और G मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। तब आगे देखिए, सबसे पहले हम G1 निकालेंगे, तो मिलेगा G1 = G माइनस जाई, जाई की वैल्यू 0
इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स। कुल मिलाकर के G1 की वैल्यू आ गई G, इक्वेशन नंबर 1। एंड G2 निकालेंगे तो G2 के लिए a, 0 G माइनस a y इंटू 0 इंटू एक्स। दिस implies that G2 is equal to G minus a into y, इक्वेशन नंबर 2। एंड G3 निकालेंगे तो G3 बराबर G माइनस कोऑर्डिनेट है a प्लस b इंटू वाई, साथ में है प्लस 0 इंटू एक्स। कुल मिलाकर के मिलेगा G3 इज इक्वल टू G माइनस a प्लस b इंटू वाई, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इन सब वैल्यू को ले जाकर के ऊपर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आप वो एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको कोई परेशानी? पहले इतना लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस आपको मिल जाए। लिखिए, let the system of n-coplanar forces, let the system of n-coplanar forces, let the system of n-coplanar forces F1, F2, F3 dash 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 Fn, let the system of n-coplanar forces F1, F2, F3 dash 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 Fn acting on a rigid body, ब्रैकेट में लिखिए not in equilibrium, acting on a rigid body not in equilibrium, ब्रैकेट बंद। then the whole system reduces to a single force capital R, whose component about OX and OY axis are, capital X and capital Y respectively, where capital X का मान लिखिए, capital Y का मान लिखिए। हो गया? आगे की लाइन चेंज करके let कैपिटल A 0, 0, कैपिटल A ब्रैकेट में 0, 0, कैपिटल B ब्रैकेट में A, 0, कैपिटल B ब्रैकेट में A, 0 एंड कैपिटल C ब्रैकेट में A प्लस B, 0 are the three collinear points such that the algebraic sum of the movement of n coplanar forces such that the algebraic sum of the movement of n coplanar forces about capital A, capital B, capital C are about capital A, capital B, capital C are G1, G2, G3 respectively. G1, G2, G3 respectively are G1, G2, G3 respectively.
movement about a point xi comma eta, hence if g dash be the movement about the point xi comma eta and g be the movement about the point 0 comma 0 and g be the movement about the point 0 comma 0, then by the formula ये लिखिए g dash is equal to g minus xi pi plus theta x. By the formula g dash is equal to g minus xi pi plus theta x. नीचे से लिखिए the movement g1 g2 g3 can be written as the movement g1 g2 g3 can be written as the movement g1 g2 g3 can be written as, यहाँ से यहाँ तक उतारिए डायग्राम करिए g1 g2 g3 can be written as, उतारिए यहाँ से यहाँ तक उतारिए और डायग्राम करिए। पढ़ाई हो रही है आप लोगों की? आर्टिकल खत्म हो गए हैं। अब जो केवल क्वेश्चन शुरू करेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको कब खत्म हुआ। अभी 4-5 दिन लगेगा, 4-5 दिन में खत्म कर देंगे। टाइम का मैं आपको पता है केवल इम्पोर्टेंट आपको पढ़ाया जा रहा है जिसके आने के चांसेस है। जल्दी उतारिए। हो गया भाई? डायग्राम बन गया? जल्दी करें। Hence अब हम इसी को प्रूव कर लेते हैं। देखिएगा hence g1 dot bc plus g2 dot ca plus g3 dot ab is equal to g1 की वैल्यू है g डॉट bc निकाल रहे हैं a b c। ये आपने a माना था, ये b माना था, ये ओरिजिन 0, 0 था। आपसे कह रहा है bc, आपको कह रहे हैं इस डायरेक्शन में बढ़ना है ना। bc की डिस्टेंस कितनी होगी? b प्लस g2 की वैल्यू है g माइनस a y, ठीक, g माइनस a y। CA जब आप इधर आएंगे आप देख रहे हैं AC की वैल्यू है A प्लस B, लेकिन जब आप CA की वैल्यू निकालेंगे CA तो माइनस के साथ आपको मिलेगा A प्लस B प्लस G3 की वैल्यू है G माइनस A प्लस B इंटू वाई और साथ में है AB की वैल्यू है A। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है कि हमारा रिजल्ट एक्चुअली में आ क्या रहा है। देखिए चलिए सॉल्व किया जाए। इज इक्वल टू g डॉट b
माइनस जी माइनस ए वाई ए प्लस बी, ये आएगा प्लस जी डॉट ए माइनस ए प्लस बी डॉट ए इंटू वाई। इसी को आपको सॉल्व करना है। इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए माइनस जी बी माइनस माइनस में करके प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस माइनस में करके प्लस ए बी वाई प्लस जी ए माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई। ठीक, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। जी बी माइनस जी ए प्लस जी ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई ए बी वाई ए बी वाई। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं ये वैल्यू किसके बराबर है, 0। यही आपको प्रूफ करना था। प्लस नीचे से फिर आप लिखेंगे हेंस G1 डॉट BC प्लस G2 डॉट CA प्लस G3 डॉट AB इज इक्वल टू 0। ठीक है, उतारिए। उतारिए इसको। जल्दी करिए। हो गया। नहीं, ये नहीं बनेगा, मैंने बना चुका है समझाने के लिए। ये कैसे माइनस हो रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो प्लस, क्योंकि ओरिजिन से राइट की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ भागेंगे तो माइनस। नेक्स्ट हेडलाइन डालेंगे सेगमेंट फॉर्मूला। लास्ट ईयर में कल से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। सेगमेंट फॉर्मूला, सेगमेंट फॉर्मूला, सेगमेंट फॉर्मूला, सेगमेंट फॉर्मूला लिखिए। If the straight line CD, if the straight line CD drawn from the vertex C, drawn D-R-A-W-N, drawn from the vertex
AB to the opposite side, AB, comma, divides it in two segments, divides it in two segments, divides it in two segments, divides it in two segments in the ratio of m:n, in the ratio of m:n, in the ratio of m:n, then in the ratio of m:n, then prove that m plus n cot theta is equal to m cot alpha minus n cot beta, and m plus n cot theta is equal to n cot A minus m cot B. ऊपर वाला थीटा है, नीचे वाला थीटा है। लिखिए हो गया। चलो अब देखो, कह रहा है कोई ट्रायंगल है आपका ABC, ट्रायंगल बनाइएगा, देख के बनाइएगा कि तीनों साइड्स बराबर हो, उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं लगता है। कह रहा है ABC 3 है, ABC, मैंने क्यों बताया था कि आपको उसका रीजन पता चल जाएगा। 2, ठीक है, ABC 3 है, एक स्ट्रेट लाइन CD ड्रॉ की गई है, वर्टेक्स CD, इसलिए मैंने C को ऊपर लिखा था ताकि बनाने में हमको कन्वीनियंस हो। ड्रॉ की गई है वर्टेक्स C से ऑन द ऑपोजिट साइड AB, जो कि इसको डिवाइड करती है m:n रेशियो में। कितने रेशियो में? m:n रेशियो में। तो आपसे कह रहा है कि ये एक्सप्रेशन प्रूफ करो। इस एक्सप्रेशन में कहीं अल्फा और बीटा नहीं दिया गया है, जरा लिख लीजिए इसमें, नीचे से लिखिए वेयर अल्फा बीटा मेंशन करना है, वेयर एंगल ACD बराबर अल्फा, एंगल DCB बराबर बीटा, एंड एंगल CDB बराबर थीटा। ये दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, गलती से हमसे छूट गया था, इसको कंप्लीट कर लीजिए। सेगमेंट फॉर्मूला में क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC, जिसके वर्टेक्स C से सामने वाली ऑपोजिट साइड पे एक सेगमेंट ड्रॉ किया गया है CD, जो इसको m:n रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको ये प्रूफ करना है, जहां एंगल ACD ये अल्फा है, ये बीटा है और ये आपका थीटा है, अल्फा बीटा और ये हमारा एंगल थीटा है, ठीक है। तब देखिए, चलिए प्रूफ किया जाए। कैसे प्रूफ करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या कैलकुलेशन है इसकी। अगर हम m और n की बात करें, जो प्रूफ करना है इसको प्रूफ करा रहे हैं, m बाय n की बात करें तो m की वैल्यू है AB, n की वैल्यू है DB, m की वैल्यू है AB, n की वैल्यू है DB। लिखिए बहुत ध्यान से सुनिए, आपके सामने 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है।
दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? CD। तो हम करेंगे क्या, इस ट्रायंगल की भी कॉमन साइड CD, इस ट्रायंगल में भी कॉमन साइड CD। CD इज द कॉमन इन दीज टू ट्रायंगल, CD इज द कॉमन इन दीज टू ट्रायंगल। तो हम करेंगे क्या, इस एक्सप्रेशन में CD का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर CD का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस में CD से CD कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने CD का ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इंप्लाइज m/n इज इक्वल टू, देखिए हम करेंगे क्या, इस ट्रायंगल को में कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में समांसम हो, ठीक है, ये कॉमन साइड, तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल बराबर, मतलब आप कहते थे साइन रूल से, साइन रूल में आप कहा करते थे, ध्यान से देखिएगा, साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। किसी भी ट्रायंगल में किसी भुजा और उसके सामने के एंगल का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी ट्रायंगल में भुजा के सामने के एंगल का साइन, भुजा के सामने के एंगल का साइन, भुजा के सामने के एंगल का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे अगर कोई ट्रायंगल ले लिया जाए, ये A है, ये B है, ये C है, ये A B C, तो भुजा के सामने के एंगल का साइन, भुजा के सामने के एंगल का साइन, भुजा के सामने के एंगल का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ठीक इसको अगर हम यहाँ एप्लीकेबल करें साइन रूल से, देखिएगा AD और CD इस फ्रेंड, AD के सामने के एंगल का साइन, मतलब साइन एंगल ACD अपॉन इस ट्रायंगल में CD के सामने के एंगल का साइन, साइन एंगल CAD इनटू, अब DB और CD है, DB और CD इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में से अगर CD के सामने एंगल का मान निकालें तो मिलेगा साइन एंगल CBD अपॉन साइन, DB की बात करें तो DB के सामने का एंगल है साइन एंगल DCB। दिस इंप्लाइज m/n इज इक्वल टू ACD का मान अल्फा साइन अल्फा, CAD का मान निकालने जा रहा है CAD। बहिष्कोण अपने सामने के दोनों कोण के सम के बराबर होता है, मतलब अगर ये क्वेश्चन मार्क हो तो अल्फा प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आएगी, थीटा माइनस अल्फा। बहिष्कोण अपने सामने के दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी हमारे पास थीटा माइनस अल्फा इनटू साइन CBD। किसकी बात है, किसी भी ट्रायंगल में ये जो कोण होता है 1 2 3, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। बीटा प्लस थीटा प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम इसका मान निकालें तो आपको मिलेगा साइन पाई माइनस बीटा प्लस थीटा होल अपॉन साइन एंगल DCB की वैल्यू बीटा। ठीक, दिस इंप्लाइज m/n इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नीचे आएगा तो आपको मिलेगा साइन थीटा माइनस अल्फा इनटू साइन बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं। लिखिए डायरेक्ट प्रूफ, लिखिए प्रूफ, लिखिए in a triangle ABC, in a triangle ABC, in a triangle ABC, in a triangle ABC, a straight line
CD is drawn from a straight line. CD is drawn from a straight line. CD is drawn from vertex C on line AB. Vertex C on line AB such that यहाँ से यहाँ तक बता दिए डायग्राम बता एक पार्ट इसका ऊपर वाला हम कराएंगे, नीचे वाला आपको होगा तो जाकर छोड़ देंगे कैसे होगा। हो गया यहाँ पे किस जगह साइन इसी का यूज किए हैं। हो गया चलिए देखिए आप दिस इम्प्लाइज m by n is equal to एक्सपेंड कर रहे हैं sin अल्फा sin a plus b की वैल्यू sin a cos b plus cos a sin b होल अपॉन sin बीटा की वैल्यू साथ में आएगा sin a cos b माइनस cos a sin b देखिए ठीक है फॉर्मूला से एक्सपेक्ट करके हैं अभी हमको उसकी जरूरत पड़ेगी समझाने में इसमें मिला रहे हैं। देखिए अब क्या होगा sin बीटा और sin थीटा को कॉमन ले लीजिए कैसे कॉमन ले देखिएगा दिस इंप्लाइज n by n is equal to साइन अल्फा पहले से है हमने कहा साइन बीटा और साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए देखिए क्या बचेगा साइन बीटा यहाँ से तो निकल गया लेकिन यहाँ साइन थीटा नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके रेशियो में लेके जाएंगे जैसे कहीं लिखा ए बी सी तो हमने ए बी डी को कॉमन निकाल लिया तो ए बी तो बाहर निकल गया डी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे सी बाई डी डी से डी क्या होता है बैलेंस करना मतलब जो चीज नहीं होती है कॉमन निकालने पे बैलेंस करने के उससे डिवाइड करते हैं डी नहीं है तो कॉमन निकालने पर बैलेंस करने के लिए उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन बीटा का निकल गया साइन थीटा नहीं है तो बैलेंस करने के लिए उससे डिवाइड करेंगे जैसे साइन थीटा आएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा प्लस साइन अल्फा तो था साइन बीटा निकल गया यहाँ पे क्या नहीं है साइन बीटा बैलेंस करने के उससे डिवाइड करेंगे तुरंत क्या आएगा cot बीटा होल अपॉन यहाँ पे भी वही प्रोसीजर साइन बीटा साइन अल्फा और साइन थीटा को कॉमन निकालेंगे तो साइन बीटा तो बाहर निकल गया क्या क्या बचा साइन अल्फा साइन थीटा यहाँ है बाहर निकल गया कौन नहीं है साइन अल्फा बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे तो cot अल्फा माइनस साइन अल्फा है बाहर निकल गया कौन नहीं है साइन थीटा बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे तो cot
साथ करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, देखिएगा m cot अल्फा माइनस n cot बीटा इज इक्वल टू n cot थीटा प्लस m cot थीटा। दिस इंप्लाइज m प्लस n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। ये एक्सप्रेशन हमको प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर हम आपको समझा रहे हैं नेक्स्ट वाला सेक्शन आप कैसे करेंगे। उतार टाइम ओवर होना जल्दी उतारिए। यहाँ से उतारिए, ये यहाँ से उतारिए। हो गया भाई? हो गया? हो गया। देखिए फर्स्ट पार्ट में अल्फा बीटा और थीटा था, तो हमने अल्फा बीटा और थीटा का यूज किया। सेकेंड पार्ट में ए बी और थीटा का यूज है, तो हम भी ए बी और थीटा का यूज करेंगे। यहाँ तक ये चीजें आपकी कॉमन रहेंगी, कि बस यही समझा के छोड़ दे रहे हैं। क्या करेंगे, एम बाय एन लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ तक कॉमन रहेंगे। अब सबको ए बी और थीटा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हम डालेंगे। देखिए ए बी और थीटा का क्या मतलब हुआ, ए बी और थीटा के टर्म में हम सबको कन्वर्ट करेंगे। ए बी और थीटा के टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब आप समझ लीजिए। देखिए दिस इंप्लाइज m by n इज इक्वल टू साइन ए सी डी, ये सी था, ए सी डी, इसका मान चाहिए जबकि ये एंगल ए है। बहिष्ठ कोण अपने सामने के दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। थीटा इज इक्वल टू ए प्लस क्वेश्चन मार्क। ए सी डी की वैल्यू निकालेंगे, थीटा माइनस से जाएगा, मिलेगा साइन थीटा माइनस ए अपॉन साइन सी ए डी की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या दिख रही है, ए, ये मिलेगा साइन ए इंटू सी बी डी की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या दिख रही है, बी, तो साइन बी अपॉन डी सी बी, ये एंगल बी है, ये थीटा है। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण का सम 180 डिग्री, तो मिलेगा साइन 180 माइनस थीटा प्लस बी। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सारे एक्सप्रेशन थीटा ए और बी के फॉर्म में आएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन मिलेगा। देखिए सबसे ज़्यादा यूज ये होता है, इसका यूज कम है, इसको याद रखिएगा। m प्लस n कॉट थीटा, m प्लस n कॉट थीटा इज इक्वल